हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई चैप्टर्स जो हैं वो खटाखट कंप्लीट करा रहा हूं मैं। थोड़ा सा और सब्र कर लो। मुझे पता है आप लोग को थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार मैंने बोला था जो सिलेबस जल्दी करा दूंगा। अब इसमें देखो भाई, टोटली तो मेरी भी गलती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ एक साथ, है ना। तो मतलब खैर टाइम हो जाएगा काफ़ी अगर मैं बताने बैठूंगा, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, मेरी खुद की स्टडीज़ है ना। बीटेक कर रहा हूँ मैं खुद, और उसके बाद फिर अब बीटेक में भी स्टडी होती है। अरे यार ऐसे रोस्ट मत करो यार तुम। ठीक है, अच्छा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। मैं प्रॉमिस करता हूँ 5 जनवरी तक मैं चाहे जैसे आपका फिजिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में फिजिकल हो जाएगा, इनऑर्गेनिक थोड़ा टाइम लग जाएगा अब। ठीक है, बट फिर भी 20 जनवरी तक मैं करा दूंगा इनऑर्गेनिक भी। मतलब आपके पास और 1 महीने होंगे अच्छे से रिवीजन करने के लिए। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि भाई मेनली तो आपका 5 जनवरी 7 जनवरी तक मैं करा ही दूंगा फिजिकल वगैरह सब मिला के, है ना। तो और कुछ तो शायद है नहीं आपको, है ना। और फिर 5 जनवरी को हमारा वो भी लॉन्च हो रहा है, मिशन 2024। तो भाई देखो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ, हो सकता है मैं उतना ना कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। जो भी है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोड़ो बातें, नहीं बातें कम काम ज्यादा। चलो, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई में चैप्टर कैसे है मैं पहले आपको समझा देता हूँ। चैप्टर ऐसा है, देखो बहुत ही सिंपल है। 11वीं में आपने आधा मतलब आधा क्या पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लिया है, वही सेम रिपीटेड है। बस इसमें कुछ नई चीजें हैं, नई चीजें नई चीजें नई चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सब कुछ सेम है। पहले मैं आपको थॉमसन मॉडल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, फिर रदरफोर्ड मॉडल बताऊंगा, फिर उसके बाद बोहर मॉडल बताऊंगा। सिंपल। ठीक है, बोहर मॉडल के बाद डी ब्रोई का एक हाइपोथेसिस था, ठीक है, वो बता दूंगा। और फिर खत्म, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म। और मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में हो जाएगा। मतलब मैं पहले आपको थॉमसन मॉडल बताऊंगा 5 मिनट में, फिर मैं आपको बताऊंगा रदरफोर्ड मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के साथ 15 मिनट में हो गया। ठीक है, 20 मिनट में ये चीजें खत्म। फिर मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, पढ़ा होगा आपने एक बार, लेकिन फिर भी 20 मिनट में चलो ये बता दिया। फिर बोहर मॉडल मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट में, 16 मिनट में। ठीक है, उसके बाद मैं 20 मिनट में आपको उसकी लिमिटेशन वगैरह ये सब, मतलब 1 घंटे 15-15 मिनट का ये लेक्चर जाएगा। हो सकता है जाए, वरना हो सकता है मैं जल्दी भी बता दूं, क्योंकि चीजें बहुत आसान है ना। और बाकी फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई में। ठीक है, न्यूक्लियाई में हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे, न्यूक्लियाई की थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे अल्फा बीटा गामा डीके से, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से। और उसके बाद फिर न्यूक्लियर एनर्जी का थोड़ा थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, थोड़ी ऐसी हो जाएगी। चलो, आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। तो एटम आप लोग जानते हो कि भाई पहले लोगों ने कहा था कि दुनिया में सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एक एटम है। उसके बाद लोगों ने बोला कि नहीं भाई, एटम के अंदर भी पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब हम डिस्कवरी पे नहीं जाएंगे कि गोल्डस्टीन ने ये किया, ठीक है, ये इन्होंने ये किया, ये सब पे हम लोग अब नहीं जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे थॉमसन मॉडल से, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल आपको पता है कि इन्होंने भाई प्लम पुडिंग मॉडल की तरह अपने आप को बताया था। अपने आप को नहीं, मतलब इन्होंने बोला कि जो एटम है वो एक पुडिंग की तरह होता है, मतलब खीर आप बोल सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, खीर में कैसा काजू बादाम रखा रहता है, किशमिश रहती है ना, तो खीर कैसा एक एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और उस न्यूक्लियस में कैसा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे खीर में काजू बादाम रखा रहता है, खीर में कैसा काजू है, बादाम है, किशमिश है ना, तो वो कैसा एक इलेक्ट्रॉन की तरह हो गया। और जो काजू बादाम किशमिश है वो इलेक्ट्रॉन की तरह हो गया, और जो खीर है, जो चावल और दूध है, वो एक न्यूक्लियस की तरह हो गया। ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा एटॉमिक मॉडल होता है। इसको उन्होंने एक और एग्जांपल से बताया था, अपने तरबूज वाले एग्जांपल से। ठीक है, कि भाई जो एटम होता है वो एक वाटरमेलन की तरह होता है। इसमें जो रेड पार्ट पूरा का पूरा होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उसमें जो सीड्स होते हैं वो सीड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें इम्बेडेड होते हैं, रखे हुए रहते हैं। बट वही दिक्कत है फिर कि थॉमसन मॉडल में आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें आने लगी कि भाई इलेक्ट्रॉन तो इम्बेडेड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है। ठीक है, और थॉमसन मॉडल को थोड़े दिनों के लिए सब कुछ सही माना गया, क्योंकि इन्होंने बढ़िया एग्जांपल से बता दिया था, तरबूज वाले एग्जांपल से, खीर वाले एग्जांपल से, है ना, बढ़िया एग्जांपल देके इन्होंने बता दिया था। तो लोगों ने सोचा हाँ यार, बोल तो सही रहा है बंदा कि भाई न्यूक्लियस ऐसा ही होगा। और किसने देखा था न्यूक्लियस को, किसी ने नहीं देखा था, है ना। तो थोड़े दिनों तक इनकी बातों को सही माना गया। बाकी थॉमसन मॉडल आपको एग्जाम वगैरह में आएगा नहीं, आपको पता भी है, खैर प्लम पुडिंग मॉडल की तरह होता है। ठीक है, जिसमें जो वाटरमेलन मॉडल की तरह होता है, जिसमें जो सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो रेडिश पार्ट होता है पूरा खाने वाला वो एक न्यूक्लियस की तरह होता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि थोड़े समय बाद रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करवाया। किनसे करवाया, अपने चेलों से। उनके 2 कलीग थे, बेसिकली चेले नहीं कह सकते, कलीग थे। उन कलीग का नाम था मार्टसन और गीगर। ठीक है, तो गीगर एंड मार्टसन एक्सपेरिमेंट हुआ। आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि भाई पता नहीं क्या ये कुछ और नहीं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
आपको पता ही है इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, सारी जानकारियां हैं आपको, बट फिर भी एक और बार मैं जानकारियां आपको देना चाहूंगा। ठीक है, कुछ और नहीं बल्कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे उन्होंने एक सोर्स लिया, इस सोर्स से क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल को यहाँ से भेजा। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी लेयर्स लगाई गई ताकि वो अल्फा पार्टिकल को एक थिन बीम बना दे। ठीक है, ये क्या था आप लोगों के लिए, मतलब ये बेसिकली एक ये तो आपका सोर्स था खैर। ठीक है, अब सोर्स से क्या अल्फा पार्टिकल निकलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल यहां से निकला तो, लेकिन यहाँ पे ये लगाया गया ताकि वो अल्फा पार्टिकल को क्या करे, थिन बीम बना दे, है ना, टू मेक अल्फा पार्टिकल थिन बीम। ठीक है, छोटी सी पतली सी लेयर बना दे उनको, उसीलिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये फिट किया। इसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक कवरिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि यहाँ से जब इन्होंने इसको अल्फा पार्टिकल को यहाँ से निकाला इस सोर्स से, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एक पतली लेयर बना दी। अब वो लेयर आगे बढ़ी। ठीक है, बेसिकली मैं लाइन ही बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे डॉटेड मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे जाने के बाद हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो डायरेक्टली सीधा सीधा चला गया, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आया। कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग एंगल पर कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुए। एक या दो या तीन, एक 1 in 45,000 ऐसा कहा जाता है कि भाई 45,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो पीछे की तरफ आया। बाकी 99.9% अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे चले गए। ठीक है, सेटअप समझ में आया क्या? सेटअप यहाँ पे आपके पास सोर्स है, यहाँ पे ये लगा रखा है, अरे यार ये क्या है, ये कॉलीमेटर है। ठीक है, कॉलीमेटर है, तो ये कॉलीमेटर इन्होंने लगा रखा है। कॉलीमेटर से क्या होगा कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो एक बीम बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, जैसा लास्ट बार हम लोग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में किए थे। उसके बाद ये लाइन सीधे गई, और सीधे जाने के बाद यहाँ पे गोल्ड फॉइल हमने रखी है। ऐसा मैंने डॉटेड में क्यों बनाया है, क्योंकि गोल्ड फॉइल की बहुत ही पतली लेयर हमने यहाँ पे रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मोटी लेयर रख देंगे तो ये भी हो सकता है कि भाई सारी की सारी वेव्स जो है वो यहाँ पे पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, हालांकि जब गोल्ड फॉइल यहाँ पे रखा गया तो उसके न्यूक्लियस से जब ये पास हुआ, अल्फा पार्टिकल जब उसके न्यूक्लियस से पास हुआ, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो था वो अनडिफ्लेक्टेड सामने चला गया। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कुछ थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और 45,000 में से एक, मतलब बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 180 डिग्री पे टर्न लेके वापस आए। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये है कि भाई जो न्यूक्लियस है वो आपका मतलब खाली है ना। तो थॉमसन को फिर यहाँ पे बुलाया गया कोर्ट में, आओ भाई थॉमसन यहाँ आओ जरा, इधर आओ इधर आओ इधर। ये बताओ कि भैया तुमने तो कहा था कि जो न्यूक्लियस है वो तरबूजे के लाल हिस्से की तरह है, जिसको हम बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं, खीर के चावल की तरह है ना, चावल दूध की तरह है। तो अगर ऐसा है तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल तो चलो ठीक है कुछ चले गए, सारे के सारे तो पास नहीं होने चाहिए थे। सारे के सारे मतलब मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स है वो तो वापस आने चाहिए थे, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक कवर्ड है, मतलब फील्ड है बेसिकली। थॉमसन के हिसाब से, थॉमसन ने क्या बोला कि जैसे खीर होती है चावल दूध, वैसे ही फिक्स रहना चाहिए न्यूक्लियस, या तरबूज का वो लाल हिस्सा पूरा का पूरा तरबूज में भरा रहता है ना वो। तो अगर आप बीम पास करते हो तो हो सकता है एक दो बीम उधर चली जाए अनडिफ्लेक्टेड, लेकिन मोस्टली बीम तो डिफ्लेक्ट होकर वापस आनी चाहिए। 180 डिग्री नहीं तो कम से कम थोड़े थोड़े डिग्री पे तो आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। 0.1% रेज ऐसी थी जो 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई थी, 1 डिग्री से, सिर्फ 1 डिग्री से, समझ रहे हो, 0.1% रेज। और बहुत ही कम रेज ऐसी थी, मतलब बहुत 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 कम रेज ऐसी थी, उतनी ही कम रेज, ठीक है, जितना कम पानी होता है रेगिस्तान में, उतनी ही कम रेज थी जो 180 डिग्री पे रिटर्न वापस आई। ठीक है, तो चाहिए तो इसको आप लोग थ्योरेटिकली अपनी बुक में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, तो बेसिकली थॉमसन से पूछा गया कि भैया थॉमसन तुम्हारे हिसाब से जो न्यूक्लियस है वो अगर फुल है, ठीक है, एटम में जो न्यूक्लियस है वो अगर फील्ड है, तो फिर तो ये रेज वापस आ जानी चाहिए थी। तो यहां से थॉमसन का जो मॉडल था वो फेल होना शुरू हुआ। ठीक है, यहां से जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल होना शुरू हुआ। ठीक है, और यहां से हमारे रदरफोर्ड की थ्योरी डेवलप होना शुरू हुई। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद रदरफोर्ड को बताया कि हमने गोल्ड फॉइल से पास कराया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, और ये एक्सपेरिमेंट इसके लिए नहीं किया जा रहा था, कुछ अलग काम कर रहे थे लोग, गोल्ड पर कुछ रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, बट ये इसके लिए एक्सपेरिमेंट हो गया। तो उन्होंने फिर रदरफोर्ड को बताया कि सर ऐसा पाया गया कि भाई मोस्ट ऑफ द रेज अनडिफ्लेक्टेड चली गई। तो रदरफोर्ड तुरंत दिमाग लगा ले गया और उसने अपनी थ्योरी बनाई। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, और कहीं कहीं पे ऐसा पार्ट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम तो एम्प्टी है, लेकिन कहीं तो ऐसा पार्ट है जहां से ये रेस जो वापस आई, ये जो एक तो वापस आई नहीं है, तो ये कहीं तो ऐसा पार्ट है जहां पे कुछ तो है। ठीक है, मतलब ऐसा ही उन्होंने अपना थ्योरी डेवलप किया। तो एक्सपेरिमेंट समझ गया, अब मैं आपको थ्योरी समझाता हूँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की, उन्होंने क्या अपनी थ्योरी डेवलप की। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आई हम वो भी देखेंगे।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, हॉलो है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेव्स जो थी वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई थी। मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, और उसके बाद जो एक दो किरणें वापस जो आ गई थी उस पे उन्होंने बोला कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, मतलब एटम में कोई तो एक बहुत ही छोटी सी जगह है जहां पे बहुत ही एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा है क्योंकि गोल्ड था। और वो पॉजिटिव चार्ज कौन है? अपना न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कौन है? वो अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को न्यूट्रल लगता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि वो गोल्ड था तो गोल्ड के लिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो काफी ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, है ना। और इन्होंने ये भी बोला कि जो डिफ्लेक्शन था रेज का, ठीक है, जो थीटा डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, वो डिफरेंट था अलग अलग मेटल फॉइल्स के लिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ठीक है, और ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग मेटल में एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, कई किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में इलेक्ट्रॉन कम है, तो अलग अलग मेटल के लिए थीटा डिफ्लेक्शन जो था वो अलग अलग था। गोल्ड के लिए जैसे 1 डिग्री से ज्यादा कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था कुछ खास, बस अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग था। इससे उन्होंने ये भी पाया कि कुछ तो कम ज्यादा होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, वहां पे। ठीक है, पांचवी चीज उन्होंने ये भी बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है अपना, ठीक है, मतलब बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अट्रैक्ट तो करता है लेकिन इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आता नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन डजंट मूव टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी बनी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की थ्योरी बनी। इन्होंने बोला कि भाई ज्यादा से ज्यादा रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रही है, इसका मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, है ना। और क्योंकि थोड़ी बहुत चीजें जो है वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जा रही है, मतलब कोई खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज बैठा है उस एटम में बहुत ही छोटी सी जगह में, तो उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, थीटा डिग्री से जो डिफ्लेक्शन था वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग था। और इन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, और बट इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है फिर? इलेक्ट्रॉन मोशन करता है अपना। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि भाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव नहीं करता, यहां से एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला एक कंसेप्ट आ जाता है जो कि आपके मतलब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कितना ज्यादा वो क्लोज जा सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक तरीके से रेडियस ऑफ ऑर्बिट आप बोल सकते हैं। मतलब कैसे? न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, बट इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ तो मूव करता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा तो इफेक्ट आएगा। तो थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे रुक गया, मान लो यहाँ पे अपना करने लगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे रुक गया, मान लो एलिप्टिकल मोशन अपना करने लगा, तो बेसिकली कितना क्लोज वो जा सकता है वो होता है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला मैं लिख दूं या डिराइव करा दूं, आप जैसा कहो। चलो मैं इसका आप लोगों को डेरिवेशन ही करा देता हूँ, कुछ खास है नहीं खैर। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम लोग? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम ले लेते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे मानते हैं जो कि 0 हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमने k मान ली। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली k q1 q2 बाय r, और ये जो r0 है यही आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी क्योंकि आके वो जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो r0 की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, r0 इक्वल टू k की वैल्यू डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 चार्ज कितना होता है किसी भी एटम पे? Ze स्क्वायर। Ze स्क्वायर मतलब, अरे भैया Z मतलब एटॉमिक नंबर, ही मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने भी Q1 Q2 उससे आ जाएगा Ze स्क्वायर। कर रहे थे ना? अरे नहीं समझ रहे हो? Q1 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, Q1 Q2 है ना, और Q2 तो आपका वो पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Ze मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। Q1 क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज। ठीक है, Q1 क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन के चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में? Z इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर के इक्वल Z, और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? E, तो Ze, तो Q1 की वैल्यू हो गई Ze, और Q2 क्या है? चार्ज तो उतना ही होगा, बस अपोजिट होगा, तो Q2 क्या हो जाएगा? E, तो Ze इंटू E, Ze स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये काइनेटिक एनर्जी इसके नीचे चली जाएगी,
तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो आप फॉर्मूले में लिख सकते हो, अपनी बुक में लिख लो, ठीक है। खैर कोई खास काम ये आएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। अब इसके साथ डिफिकल्टीज क्या आई बता देता हूँ। देखो डिफिकल्टीज खैर आपको याद ही होंगी, ठीक है। डिफिकल्टीज तो आपको याद ही होंगी। हुआ ऐसा था कि मैक्सवेल ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी एनर्जी तो खत्म होनी चाहिए, और एनर्जी अगर खत्म हो रही है तो फिर एनर्जी खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कब तक मूव कर सकता है। कोई भी चीज अगर मूव करती है तो वो एनर्जी रिलीज करती है, और एनर्जी कब तक चलेगी उसकी, एक बार तो वो आके टकरा ही जाना चाहिए न्यूक्लियस से। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था। मतलब ही फेल्ड, ड्रॉबैक्स बता रहा हूं, ठीक है। तो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। मैक्सवेल ने पूछा कि भैया स्टेबिलिटी है अगर, ठीक है, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो स्टेबिलिटी कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टकरा के न्यूक्लियस से फट फुट जाना चाहिए, काम खत्म होने जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैक्सवेल चाचा ने काम बिगाड़ दिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर तो मतलब खत्म हो जाना चाहिए। तो ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला फेनोमेना था उसमें जो डिस्क्रीट फेनोमेना आ रहा है, मतलब कहीं पे सीरीज बन रही है कहीं पे नहीं बन रही है, ठीक है, ये जो फेनोमेना आ रहा था उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। एंड ही फेल्ड टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये भी वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए, ठीक है। अच्छा, तो मतलब एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहीं पे डिस्क्रीट आ रहा है कहीं पे कंटिन्यूअस आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। अच्छा, तो ये ड्रॉबैक्स थे इनके, यहाँ पे इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। और इसके बाद आए हमारे बोहर चाचा। तो बोहर ने आने के बाद काफी सारी चीजें क्लियर कर दी। मतलब रदरफोर्ड ने काफी कुछ क्लियर कर दिया था, थ्योरेटिकल चीजें सारी क्लियर कर दी थी, बट आपकी टेक्स्ट बुक में इसके बाद इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों दे दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि इसके बाद उन्हें बोहर एटॉमिक मॉडल देना चाहिए, उसके बाद लास्ट में एटॉमिक स्पेक्ट्रा देना चाहिए। तो हम तो वैसे ही पढ़ेंगे, अभी हम लोग बोहर मॉडल देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने मोस्टली थ्योरेटिकल चीजें तो क्लियर कर दी, लेकिन न्यूमेरिकल चीजें, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कितनी वेलोसिटी से करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, ये सारी चीजें किन्होंने बताई, ये सारी चीजें हमारे बोहर चाचा ने बताई, ठीक है। तो वो कैसे बताए वो हम लोग देखते हैं। आइए अभी हम लोग देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में मतलब उन्होंने क्या देखा कि भाई जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जो रदरफोर्ड ने अपनी चीजें प्रेजेंट की है, वो सारी चीजें सही तो हैं, लेकिन एक छोटा सा करेक्शन मांगती हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल डेवलप किया, और जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है ये 3 मार्क का आता है, ठीक है। तो बहुत ही जरूरी है। देखो जो कुछ मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ना वो एग्जाम में आना कन्फर्म है, और जो मैं नहीं लिखता हूँ वो शायद आ जाए ठीक है। मतलब जो मैं लिखता हूँ वो डेफिनेटली आएगा, और जो मैं नहीं लिखता वो शायद आ जाए, मतलब कम चांस होता है उसका आने का। तो बेसिकली मैं जितना कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ ना, एटलीस्ट उतना कोशिश किया करो कि अपनी बुक में आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो बोहर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। रदरफोर्ड ने इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं और मूव करता है, वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। इन्होंने बोला क्लियरली कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। अब इन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब अपना ऑर्बिट सेलेक्ट करता है तो वो ऐसे सेलेक्ट करता है कि उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो, nh/2 पाई हो। इसमें n क्या हो, इंटीजर हो, मतलब 1h/2 पाई, 2h/2 पाई, 3h/2 पाई ऐसा हो, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपना ऑर्बिट सेलेक्ट करता है रिवॉल्व करने के लिए तो वो ऐसे ऑर्बिट्स लेता है जिनका एंगुलर मोमेंटम जो हो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। इसीलिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आता है, मतलब कहीं पे वो रहता है कहीं पे वो नहीं रहता है ना। कई ऑर्बिट्स में रहता है कई ऑर्बिट्स में नहीं रहता है। h क्या है यहाँ पे, h बीइंग द प्लैंक कांस्टेंट। ये आपको डिट्टो याद करके जाना है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू सच दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h बीइंग द प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो वो nh/2 पाई के इक्वल बने। n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, मतलब n 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तीसरी थ्योरी इन्होंने अपनी ये दी कि जब इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, ठीक है। तो हर कोई यहाँ पे चाहता है कि गुस्सा उस्सा ना करे, सब लोग एकदम शांति से रहें, है ना, कि भाई मैं किसी और को ना पीटूं वो मुझे ना पीटे, हम यही चाहते हैं ना। तो बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू द ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। मतलब हर कोई चाहता है कि हम अपने कम से कम एनर्जी स्टेट में रहे, क्योंकि आप अगर गुस्सा करके देखो, आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप बहुत बेचैन रहोगे, ठीक है। अगर आप बहुत गुस्सा करते हो, आप बहुत ही चिड़चिड़े हो तो आप बहुत बेचैन रहोगे, हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आप कभी शांत नहीं रह पाओगे, चैन नहीं रहेगा आपको। तो आप क्या चाहोगे कि मैं गुस्सा ना करूं, मैं चिड़चिड़ापन ना करूं, ठीक है, आप गुस्सा ना करो, आप यही चाहोगे। तो भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि लोअर एनर्जी में जाए, तो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, उसने देखा कि वो ऑर्बिट में वो जा सकता है, वहां पे एनर्जी लो है, तो वो जब उस ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज करता है,
और एनर्जी जो रिलीज करता है वो किसके इक्वल होता है, जिस ऑर्बिट से गया उस एनर्जी के और जिस ऑर्बिट में जा रहा है उस एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होता है। मतलब जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है मान लो उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जिस ऑर्बिट में जा रहा है मान लो उसकी एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो चलो ठीक है, उसमें जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी वो एमिट करेगा 13.6 से 3.4 में जाने में, वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, जो कि होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। या -3.4 से -13.6 में जा रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब बेसिकली लोअर एनर्जी में जाना है ना, तो -3.4 से -13.6 में, ठीक है। तो ऐसा होता है बेसिकली। तो एनर्जी डिफरेंस आप लोग निकाल लो ऑर्बिट्स का, आपको एनर्जी मिल जाएगी जो इलेक्ट्रॉन ने एमिट की होगी, ठीक है। इन डूइंग सो इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन इट्स एनर्जीज इन द टू ऑर्बिट, ठीक है। ये 3 पोस्टुलेट्स हो गए, समझ में आ गया। चलो अब इन्हीं का उन्होंने क्या किया, इन्हीं का उन्होंने क्या किया, अपना मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल डेरिवेशंस निकाला। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेडियस का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का और वेलोसिटी का। बेसिकली इंपॉर्टेंट 3 ही है, रेडियस, एनर्जी, बस 2 ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए वेलोसिटी से होकर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेडियस का डेरिवेशन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा बोहर रेडियस क्या होता है। और बोहर रेडियस हमारे बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आया था, तो काफी IMP है ये चीजें, ठीक है। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं ये चीजों को, तो आप टेंशन मत लो। चलो अभी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, फालतू चीजें, ठीक है। चलो तो सबसे पहला है हम लोगों का रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जब देखो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, ठीक है। तो उस केस में होता है क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का, ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स यूज कर रहा है। मतलब इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो F इक्वल टू FC। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R², ठीक है। R क्या है, रेडियस ऑफ द एटम, ये क्या हो जाएगा, mv² बाय R हो जाएगा। R से देखो R खत्म, ठीक है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन mv²। लेकिन हमें ये तो पता है कि भाई जो आप लोगों का V का वैल्यू है वो तो आपको पता ही नहीं है। तो अगर V का वैल्यू नहीं पता है तो यहाँ पे कुछ और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। किसका यूज ले सकते हैं हम लोग यूज ले सकते हैं इसका, L बराबर NH/2 पाई का। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी mvr इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो R और R खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले वाले में स्क्वायरिंग करके दूसरे वाले से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में स्क्वायरिंग करो और उसके बाद डिवाइड कर दो 2 से। तो फर्स्ट में स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो इसको भी यहाँ लेके चले जाओ, अभी इसको यहाँ मत रखो, ठीक है। तो ये हो गया mv²r, मतलब इस r को यहाँ ले गए तो ये हो गया mv²r और ये यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस पे हमने स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया m² v की पावर 4 r² इक्वल टू k² q1² q2², ठीक है। नीचे आ गया mvr, ये तो दिक्कत झाली, उल्टा हो गया क्या 1 में स्क्वायरिंग ना करके हमें 2 में स्क्वायरिंग करना चाहिए था, है ना। चलो ठीक है, उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसको दे दो इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 दे दो, mvr इक्वल टू NH/2 पाई, क्योंकि डिवाइड करने में तब आसानी होगी ना। 2 को 1 से डिवाइड करो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या, एंगुलर मोमेंटम का mvr इक्वल टू NH/2 पाई, और दूसरा इक्वेशन है ये। तो मैं क्या करता हूँ, 1 में स्क्वायरिंग करके 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 में स्क्वायरिंग किया तो m² v² r², इस साइड आ जाएगा n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो नीचे आ गया mv² r और इसके नीचे आ गया k q1 q2। इसमें स्क्वायरिंग नहीं हुई है ना, ऐसे ही रहेगा। तो v² से v² खत्म, m से m खत्म, r से एक r खत्म। तो हमारे अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बचा mr इक्वल टू आ गया n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर k q1 q2। r इक्वल टू आ जाएगा n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, k की वैल्यू डाल दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो पाई 4 पाई से 1 ये खत्म। यहाँ पे आ गया q1 q2 किसके इक्वल हो जाएगा, z² के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, आपको पता है कि चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, E, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, एटॉमिक नंबर के इक्वल, मतलब Z इंटू E कर दो तो मुझे टोटल चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब दूसरा चार्ज जो है न्यूक्लियस का, वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, जस्ट अपोजिट होगा। मतलब उसको भी मैं E लिख सकता हूँ, -E हो गया बस, और क्या।
अपोजिट चार्ज का, तो E इंटू जेड स्क्वायर है ना। तो R इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया जेड ई स्क्वायर। अब यहाँ पे H प्लैंक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब हम डालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 0.053 एन स्क्वायर बाय जेड नैनोमीटर। और ये फॉर्मूला आपको यूज करना है किसी भी चीज का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। 0.053 बेसिकली इसको एंगस्ट्रॉन्ग में लिखना चाहिए इन्हें, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो आसान होता है थोड़ा। पता नहीं क्या इन लोगों के टेक्स्ट बुक के अलग ही चोचले होते हैं, इन लोग नैनोमीटर में लिखते हैं 0.053 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट हो गया बेसिकली, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। तो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट हो गया ये आपका, ठीक है। कितना आ गया ये 0.053 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, किस में वैल्यू आएगी, नैनोमीटर में, ठीक है। नैनोमीटर में वैल्यू आएगी आपकी, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करूं, अगर हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट की वैल्यू कैलकुलेट करूं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम, तो इस केस में जो जेड की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, और क्योंकि पहले ऑर्बिट की बात हो रही है तो एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.053 इंटू 1/1, तो वो तो वही रह गया, तो ये नैनोमीटर आ गया। इसी को हम बोलते हैं बोहर रेडियस, दैट इज आर नॉट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बोहर रेडियस, ठीक है। बोहर रेडियस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दैट इज 0.053 नैनोमीटर, आर नॉट, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों से पूछा कि हाइड्रोजन एटम के लिए ही रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर हाइड्रोजन एटम, अगर खाली हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो आप लोगों के लिए आर का फॉर्मूला हो जाएगा 0.053 एन स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू तो 1 हो गई ना, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, हाइड्रोजन एटम है, तो 0.053 एन स्क्वायर, सिंपल, यही फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। आपसे पूछा कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, तो एन की जगह 3 डाल दो, 0.053 इंटू 9, सिंपल। अच्छा, तो हो गया फॉर्मूला, याद हो जाएगा। चलो, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये याद करो, एग्जाम में डिराइव करने आ जाएगा, तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैं लिख लेता हूं क्योंकि मुझे काम आएगा अभी डिराइव करते टाइम। तो R इज इक्वल टू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ठीक। चलो, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया। हम डिराइव करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बाद टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के बाद हो गया काम, और क्या ही कर लोगे इसमें। फिर लिमिटेशन देखेंगे बोहर एटम की, उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो जाएगा। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, जो अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन उससे पहले करा देता हूं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium plus plus atom and second orbit of helium plus atom। अच्छा, प्लस क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ना, ये सिर्फ मोनो एटॉमिक स्पीशी के लिए वर्क करता है, सॉरी मोनो एटॉमिक नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो तो ही वर्क करता है, वरना वर्क नहीं करता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे रेडियाई, इस पे ध्यान मत दो आप, बस थर्ड ऑर्बिट पे ध्यान दो। लिथियम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है उस पे ध्यान दो, सेकंड ऑर्बिट पे ध्यान दो, हीलियम पे ध्यान दो, बस। चलो, तो कैलकुलेट कर लिया। चलो, मैं कैलकुलेट करता हूं। रेडियस ऑफ लिथियम क्या हो जाएगा, 0.053 एन स्क्वायर, कौन सा ऑर्बिट, थर्ड, तो मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन जेड। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर हाई हेली 3, ठीक है, तो 3 से 3 खत्म, तो इसके लिए आ गया 0.053 इंटू 3, पहला हो गया। अब रेडियस ऑफ हीलियम एटम की बात करते हैं, 0.053 इंटू एन स्क्वायर, एन मतलब कौन सा ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड मतलब एटॉमिक नंबर हीलियम का 2, तो ये 2 से ये 2 खत्म, ये आ गया 0.053 इंटू 2। तो रेशियो निकाल दो इसका, तो आर ऑफ लिथियम अपॉन आर ऑफ हीलियम इक्वल टू 0.053 इंटू 3 अपॉन 0.053 इंटू 2, ये खत्म, तो ये आ गया 1.5, तो ये हो गया इसका रेशियो, या 3:2 बोल दो। कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन, बहुत फेमस है ऐसे क्वेश्चन जेईई में, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, पक्का मिलेगा आपको। आप किसी भी सेशन के पेपर उठा के देखो, उसमें से आपको जैसे 25 पेपर, सॉरी 14 पेपर हुए हैं, तो 14 में से 7 पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा,
या इससे मिलता जुलता, ठीक है, ये या फिर इससे मिलता जुलता, ठीक है, मतलब रेडियस का रेशियो पूछ लिया, एनर्जी का रेशियो पूछ लिया, बहुत पॉपुलर है। चलो कर ले जाओगे ऐसे क्वेश्चंस, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन नहीं, अब मैं आपको डिराइव कराता हूं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा देखो। चलिए तो मैंने यहाँ पे रेडियस लिख लिया, ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला। अब मैं डिराइव करूंगा यहाँ से वेलोसिटी, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल से टोटल एनर्जी, ठीक है। चलो वेलोसिटी डिराइव करता हूं मैं। तो वेलोसिटी के लिए हम वही यूज कर लेंगे इक्वेशन mv r इक्वल टू NH/2 ठीक है। यहाँ पे r की वैल्यू डाल दो आप, r की वैल्यू आपको पता ही है, तो mv r की वैल्यू n² h² ε0 अपॉन पाई mze² इक्वल टू NH/2 ये n से n खत्म, देखो m से m खत्म, पाई से पाई खत्म, h से एक h खत्म, तो v की वैल्यू आ गई ze² अपॉन h NH ε0 और 2 भी है, ठीक है, बस ना, ze² अपॉन 2 NH ε0, ठीक है। कुछ छूट रहेगा देखते हैं, तो v इक्वल टू आ गया ze² अपॉन 2 NH ε0, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो इन सभी की हम वैल्यू डाल देंगे, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकंड। आपको याद नहीं करना है क्योंकि आपको दिया नहीं हुआ है ये टेक्स्ट बुक में, तो हो सकता है आपको काम ना आए, और फिर भी लिख लो यार, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। तो ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूं तो आसानी से कर सकता हूं, हाफ mv² है उसका फॉर्मूला, ठीक है, हाफ mv², मतलब ये वाली टर्म डाल दो इसमें, तो ये आ जाएगा यहाँ पे z² e⁴, मतलब इसका मैंने पूरा स्क्वायर कर दिया ना, v² है, v² है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 n n² h h² ε0², ठीक है। यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा mz² e⁴ अपॉन 8 n² h² ε², ठीक है। अब यहाँ पे m कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट, सबकी वैल्यू डाल दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू z²/n², ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो काइनेटिक एनर्जी भी लिख लो, कितनी आ गई 13.6 इंटू z²/n², ठीक है। चलो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दे, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, k q1 q2/r, q1 q2 विथ चार्जेस सबकी बार पुट करने हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, है ना, ओके। R, क्योंकि जो चार्ज है, एक तो हम लोग चार्ज किसका ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पूरे न्यूक्लियस का ले लो, तो पूरे न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं, एटॉमिक नंबर इंटू 1 चार्ज, तो एटॉमिक नंबर है Z, और चार्ज कितना उस पे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही बराबर होता है, बस प्लस में होता है, तो प्लस Ze, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका R की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, n² h² एप्सिलॉन², एप्सिलॉन पे स्क्वायर नहीं है, पाई mze², ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -kZe² पाई mze², ठीक है, और नीचे है n² h² एप्सिलॉन0। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, और यहाँ पे k की वैल्यू खोल दो, तो k की वैल्यू खोल दोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0, तो 4 पाई एप्सिलॉन0 भी आ गया। अब सबको रिजॉल्व कर दो, z से z मल्टीप्लाई हुआ z², पाई से पाई खत्म, ठीक है, e से e² मल्टीप्लाई हुआ e⁴, और m भी आया है यहाँ पे, ठीक है, m भी आया है यहाँ पे, और नीचे और माइनस में भी आई है, हाँ, माइनस z² e⁴, m भी आया है, नीचे आ जाएगा n² h² एप्सिलॉन², और 4 को मैं इस साइड लिख लेता हूं, तो ये आ गया 4। समझ में आया यहाँ तक। चलो अब अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक जादू होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा -2 z² e⁴ m, नीचे 8 n² h² एप्सिलॉन²। क्या जादू, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है z² e⁴ m, z² e⁴ m, n² h² एप्सिलॉन² 8, n² h² एप्सिलॉन² 8, ठीक है। तो बेसिकली कुछ और नहीं, काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब -2 इंटू 13.6 इंटू z²/n², उल्टा हो गया जस्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रिलेशन मिल गया अच्छा खासा, ठीक है। तो ये हो गया कैलकुलेशन,
ठीक है, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं टोटल एनर्जी, वही तो मेन है। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी -2 + 1 माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आ जाएगा -13.6 इंटू Z²/n²। यही इंपॉर्टेंट है, और ये होता किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। टोटल एनर्जी ना लिख के इसको एनर्जी लिखो। अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये टोटल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है ना। मतलब इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर रखा है। एनर्जी नेगेटिव में कब होती है, जब कोई चीज किसी को जकड़ के रखती है, ठीक है। अगर कोई चीज फ्री है, फ्रीली मूव कर रही है, तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी ठीक है, तो इसकी एनर्जी इसलिए नेगेटिव में है। तो आपको याद क्या करना है, याद तो बस ये करना है और ये करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो इसी में आप लोगों को 2-3 डेरिवेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर H एटम, H एटम की बात करें मतलब जिसका Z1 होता है, तो केस 1 जब n बराबर 1 है तो एनर्जी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n बराबर 2 है तो एनर्जी आएगी -13.6, Z² मतलब 1², n² मतलब 2 का स्क्वायर, 4 से डिवाइड करो तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही n बराबर 3 के लिए E बराबर -13.6 इंटू, ठीक है, -13.6 इंटू 1/9, ये आएगा -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अरे यार यहाँ पे कुछ तो इन लोग कर रहे हैं बाहर जिसकी वजह से अंदर काफी खांसी वासी आ रही है। अच्छा, n बराबर 4, E बराबर -13.6 इंटू n²/4², ये -13.6 इंटू 1/16, ये आएगा -0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये 1.51 आता है, ठीक है। तो ये 4 एनर्जी लेवल्स हो गए, इसके आगे और भी आप निकाल सकते हो, लेकिन सब माइनस में ही होंगे। ओके, तो हम लोगों की ये कुछ एनर्जी लेवल्स हो गए। जैसे हम हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स की बात करें तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स हो गए। जैसा उसमें बोला कि भाई कभी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6, सेकंड ऑर्बिट की होती है -3.4, ठीक है। तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, या फिर उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। या फिर वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो -3.4 से -13.6 में आ रहा है, तो इसका आप गैप निकाल लो, उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा, एमिट करेगा ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन, ठीक है। चलिए, तो ये एनर्जी लेवल्स हो गए। तो हमने रेडियस देख लिया, हमने एनर्जी देख लिया, यही 2 ही चीज़ IMP है आपके लिए, और बाकी कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। एनर्जी का ध्यान रखना है आपको बाकी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का बोहर मॉडल। अब हम लोग इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं, और लिमिटेशन देखने के बाद हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा बोहर मॉडल का एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है। तो बोहर मॉडल में आपको वो 3 ही स्टेटमेंट्स याद रखने हैं, ये डेरिवेशंस याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी का और रेडियस का, ठीक है। इसके अलावा आप तो कुछ बचा नहीं है। लिमिटेशंस देख लो बोहर मॉडल की, इसके बाद मैं आपको स्पेक्ट्रम बता देता हूँ, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, सबसे पहला लिमिटेशन यही था कि भाई ये जो बोहर मॉडल था ये वैलिड था सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे, ठीक है। इसका मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर ही सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड था। मतलब आप अगर हीलियम पे बोहर मॉडल का फॉर्मूला वगैरह लगाना चाहते हो तो उसमें से आपको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, लिथियम पे लगाना चाहते हो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन के जैसा उसको आपको बनाना पड़ेगा, तो ही आपका वैलिड होगा, ठीक है। दूसरा इसका ये भी रीजन था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रा को अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एक्सप्लेनेशन दिया, बाकी किसी का एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया, और बाकी हाइड्रोजन के लिए भी इन्होंने, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। इवन फॉर हाइड्रोजन मोर एक्यूरेट स्टडी ऑफ द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा शोड मल्टीपल कंपोनेंट इन सम लाइंस व्हिच कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, ठीक है। और इंटेंसिटीज ऑफ एमिशन लाइंस सीम्ड टू डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड बोहर्स मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। लिमिटेशंस आप लोगों को याद करनी है एक्चुअली। इंटेंसिटीज ऑफ एमिशन लाइंस, ठीक है,
seemed to differ from line to line, ठीक है, and बोहर मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन, इसके लिए बोहर मॉडल के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। अच्छा, on theoretical side also the model was not entirely satisfactory as it assumed for a particular condition to be stable, there was no theoretical basis for that assumption, ठीक है। ओके, तो यही सारी चीज़ें। चौथी चीज़ आप ये लिख सकते हो कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमान इफेक्ट, और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के चल रहे थे, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमान इफेक्ट, ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोग इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल मान के चल रहे थे। जब इन लोग इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह ट्रीट करना शुरू किया हिजनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह के आगे, है ना, तो उसके बाद फिर मॉडल जो है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल आया उसके बाद, है ना। क्वांटम उसमें आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपने पढ़ा है लास्ट ईयर, तब जाके मॉडल जो है वो थोड़ा बहुत करेक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। इनमें यही गलतियाँ थी, मेनली बेसिक यही गलतियाँ थी, ठीक है। कभी भी आपको गलतियाँ लिखने हैं तो इनमें से कोई 3 याद कर लो, वो 3 गलतियाँ लिख देना, या 4 गलतियाँ याद कर लो, लिख लेना, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक में तो वही दिया गया है। तो अभी ये स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या था, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है ये क्या था एक्चुअली, एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको हम लोग अभी समझना शुरू करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही थी इनको भी। और रदरफोर्ड में भी यही दिक्कत थी एक्चुअली, स्पेक्ट्रल लाइन्स की दिक्कत थी, है ना। तो अभी हम लोग समझते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी यहाँ पे देखो डी ब्रोए का एक एक्सप्लेनेशन आया जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी जो बोहर थे उन्होंने अपना एक दे दिया था कि भाई L बराबर NH/2 पाई में रहता है स्टेबल, ठीक है, लेकिन इनका कोई बेसिस नहीं था। बता दिया चलो ठीक है, सही भी निकल गया, लेकिन कोई बेसिस नहीं था। उसका एक्सप्लेनेशन डी ब्रोए ने दिया। कैसे दिया, वही NH/2 पाई वाला। कैसे दिया, इन्होंने क्या बोला कि जैसे आप लोगों को याद है चैप्टर 6 में कैसा, मतलब जब स्ट्रिंग बन रही थी तो वहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल्स में बन रही थी, ठीक है। जो वेवलेंथ था वो इंटीग्रल मल्टीपल में चल रहा था, मतलब जैसे कि एक बार पूरी एक वेव बन रही है, फिर दूसरी बार 1 2 3, मतलब नोट्स और एंटी नोट्स जो बन रहे थे, जो लूप बन रहा था बेसिकली 2 लूप बन रहा है, अगली बार 3 लूप बन रहा है, फिर 3.5 लूप, फिर 4 लूप, फिर 4.5 लूप, फिर 5 लूप। तो उसी के जो वेवलेंथ था और जो नोड और एंटी नोड थे ये लोग टाइम पे आ रहे थे, इंटीग्रल मल्टीपल्स पे आ रहे थे। क्या ऐसा था कि कहीं बीच में आ जा रहे थे ना, इंटीग्रल मल्टीपल्स पे चल रहे थे। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव समझ लें तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 लैम्डा के इक्वल होगी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। और वो किसके इक्वल होगी, वो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट के इक्वल होगी। बोहर ने क्या बोला कि जो लेंथ ऑफ द ऑर्बिट होगी, अच्छा ऑर्बिट की लेंथ क्या होगी 2πr रेडियस, है ना, ऑफ nth ऑर्बिट मान लो, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डी ब्रोई वेवलेंथ की, ठीक है। डी ब्रोई वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय n मतलब कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर पहले ऑर्बिट की बात हो रही है तो पहले ऑर्बिट की लेंथ इक्वल होगी 1 लैम्डा के। तो उन्होंने क्या बोला कि 2πr इक्वल टू n लैम्डा होगा। जैसे पहले ऑर्बिट की बात है तो 2πr इक्वल टू लैम्डा, दूसरा ऑर्बिट है तो 2πr ऑफ सेकंड ऑर्बिट इक्वल टू 2 लैम्डा, थर्ड 2πr ऑफ थर्ड ऑर्बिट इक्वल टू 3 लैम्डा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा निकालो तो लैम्डा आ गया 2πr/n, ठीक है। बट हम तो जानते हैं कि जो डी ब्रोई वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है h/p इज इक्वल्स टू 2πr/n/n, ठीक है। इस p को वहाँ भेज दो तो ये n को यहाँ भेज दो तो ये nh हो गया, 2π को यहाँ भेज दो और इस p को वहाँ भेज दो, p इंटू आर एन। अच्छा, p का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, तो mv/rn इक्वल टू nh/2π। अब mvr क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू nh/2π। यहाँ से सेकंड पोस्टुलेट जो था बोहर का उसको सपोर्ट मिल गया। और हाँ, सपोर्ट तब मिला जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत फिर वही रिसर्च वगैरह शुरू हुआ, फिर आगे का आपने पढ़ा 11th में। नहीं पढ़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस ये फील के लिए था, बाकी ये आपको काम नहीं आएगा। आपको अभी तक 3 पोस्टुलेट्स बोहर के याद रहने चाहिए, रुदरफोर्ड की बातें थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा हाँ, स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट मैंने आपको बताया नहीं क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में जो बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो उसका बिहेवियर था उसको हम लोग स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट बोलते हैं। अब वो बिहेवियर क्या, मतलब बेसिकली जैसे उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर रही थी, ठीक है, उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट कर रही थी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट स्प्लिट करती है तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। तो स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट ये है।
तो यही होता है। तो बट ये होता क्यों है ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वहाँ पे जाने पे ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, बट ये तो उन्हें पता नहीं था, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को वेव मानने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जा रही थी, लेकिन फिर बहुत सारी दुविधाएं भी हो जाती थी। ये बाकी आपने पढ़ा है ना। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैं कब से बोले जा रहा हूँ, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम जो हमें पढ़ना है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो कि हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मान लो आपके पास यहाँ पे कोई एक एटम है, मान लो हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम को हीट किया जा रहा है विथ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है विथ इलेक्ट्रिक करंट, और सामने यहाँ पे एक प्रिज्म रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सामने प्रिज्म रखा हुआ है। अब होगा क्या, जब इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, और वो रेडिएशन जब इस प्रिज्म से टकराएंगी, ठीक है, तो इस प्रिज्म से टकराने के बाद स्प्लिट हो रही हैं। ठीक है, स्प्लिट होकर इस स्क्रीन पे अपनी कुछ लाइंस बना रही हैं। ठीक है, स्क्रीन पे क्या हो रही है, स्क्रीन पे कुछ लाइंस बन रही है, लेकिन वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन रहा है और कहीं पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा है। मतलब लाइन से कहीं कहीं कलर्स हैं, फिर थोड़ी देर के लिए कलर गायब हो गए, फिर कलर आए, फिर कलर गायब हो गए, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। फिर कहीं पे लाइन से कलर चलते जा रहे हैं, चेंज हो रहा है बट चलते जा रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये फिनोमेना रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो वो कैसे एक्सप्लेन होता है, वो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम से एक्सप्लेन। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ पे हीट किया जा रहा है तो बेसिकली ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा होगा, एटम के अंदर क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही होगी, और इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल रही है तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर रहे होंगे, जंप कर रहे होंगे। और अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहे होंगे तो वो फोटोन छोड़ रहे होंगे। उस फोटोन में क्या होती होगी, एनर्जी होती होगी। फोटोन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, hc/λ। मतलब अगर उसके पास एनर्जी है तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होना चाहिए, और वही वेवलेंथ यहाँ पे आ रहा है, उसी वेवलेंथ के कारण यहाँ पे कलर दिख रहा है। समझ गए, नहीं समझे। जब यहाँ से आप हीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है एनर्जी, उस एनर्जी के कारण वो इलेक्ट्रॉन फोटोन छोड़ रहा है। ठीक है, उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, और जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वो रिलीज करेगा फोटोन। फोटोन जब जाएगा तो फोटोन के पास होगी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, hc/λ। अगर है एनर्जी तो रहना चाहिए वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ है तो यहाँ पे कलर दिखेगा ऑब्वियसली, और कलर नहीं दिख रहा है तो मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड, इन सब में आता होगा, है ना। इंफ्रारेड तो दिखता है, शायद नहीं दिखता है। ठीक है, जो भी आपके रिमोट में होता है ना इंफ्रारेड, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे रिमोट काम करता है कि नहीं, मोबाइल में रिमोट से आप चेंज कर सको वीडियो, है ना। बहुत पका रहे हैं, काफ़ी देर से पका रहे हैं, हटाओ इन्हें अब। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन से कैसे कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ वगैरह, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ता है, जो भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो जब वो फोटोन छोड़ता है तो उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिट। डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ टू ऑर्बिट, मतलब दो ऑर्बिट जो हैं, ठीक है, जिनके बीच में ये प्रोसेस हुआ है इलेक्ट्रॉन के जंप करने का, उनकी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होता है। तो मतलब यहाँ पे मान लो En2 जिसमें गया माइनस En1 जिसमें था, इसको Mn से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है बोर्ड्स में। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया E। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हम सभी जानते हैं hc/λ होता है। सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो मान लो -13.6 × Z² है, और पहले ऑर्बिट की एनर्जी मान लो -13.6 × Z² है। समझ रहे हो ना, -13.6 × Z² तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी N2² -13.6 × Z² ठीक है, N2 मतलब जिसमें आया, N1 मतलब जिससे आया, तो वो अलग अलग हो सकता है ना, 2 1 थोड़ी हम बोल सकते हैं। अरे मेरा मतलब ये है कि सेकंड या फर्स्ट थोड़ी हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेकंड ही होगा, ये फर्स्ट भी होगा, जरूरी थोड़ी है। हो सकता है थर्ड से सेकंड में आया हो तो N2 बोल दो, N2 मतलब जिसमें आया, N1 मतलब जिससे आया, तो ये वाला माइनस यहाँ पे, फिर En1 लिखा तो -13.6, ठीक है ऐसा। तो hc/λ इक्वल टू -13.6 × Z²/N2², ठीक है, प्लस 13.6 माइनस माइनस प्लस हो गया × Z²/N1²। अब क्या करो, यहाँ से तुम 13.6 ले लो कॉमन। क्या करो, 13.6 ले लो कॉमन। 13.6 जैसे ही कॉमन लोगे और Z² भी कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है, ये माइनस यहाँ आया, ये प्लस यहाँ आया, ठीक है। और यहाँ पे है hc/λ में से तुम 1/λ यहीं रहने दो, hc को नीचे भेज दो, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली 1/λ इक्वल टू क्या हो गया, 13.6 × Z²/hc। इस पूरी क्वांटिटी को मिला के हम लोग एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं R, ठीक है। इसको पूरा मिला के हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक नई क्वांटिटी R।
बेसिकली इतनी 13.6 अपॉन HC को मिला के हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक नई क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं R, दैट इज रेडबर्ग कांस्टेंट। और ये Z स्क्वायर यहाँ रहेगा साइड में, क्योंकि Z तो वेरिएबल है ना। आप अभी हाइड्रोजन की चर्चा नहीं कर रहे हो सकता है आप लिथियम की चर्चा करो तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी, हीलियम की करो तो 2 हो जाएगी, है ना। इंटू यहाँ पे आएगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, R क्या होता है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, हम लोग R को क्या बोलते हैं, R को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्चुअली R की वैल्यू आपको नहीं याद करनी है, हालांकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ 1.09 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होती है। ठीक है, मीटर इनवर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, ये होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। हालांकि ये वैल्यू नहीं आपको याद करनी है, आपको याद करनी है 1/r की वैल्यू जो कि होती है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये क्यों याद करनी है, 911 एंगस्ट्रॉम याद कर लो या फिर 91.1 नैनोमीटर याद कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको जैसा, अच्छा नहीं नैनोमीटर, ठीक है 10⁻⁻10, ठीक है -9 किया तो एक पीछे ले गए। ठीक है, 91.1 नैनोमीटर, ये आपकी मर्जी है, तो 911 एंगस्ट्रॉम याद कर लो, आपको जैसा जमे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन करते वक्त मैं मोस्टली एंगस्ट्रॉम में ही यूज़ करूँगा। क्या बवाल है यार। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। हो सकता है आपको डेरिवेशन आ जाए, बट फॉर्मूला आपको अब ध्यान रख लेना है कि 1/λ इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 मतलब जिससे गया, n2 मतलब जिसमें गया। ठीक है, और यहीं आप बोर्ड्स की अगर बात करो तो ये आपको m और n के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देता है, मतलब n1 को m के तरह दिखाता है और n2 को m के तरह दिखाता है। ठीक है, हाँ n1 को n दिखाता है और n2 को m दिखाता है, मतलब वो बोलता है nth शेल से mth शेल में गया। ठीक है, nth शेल से mth शेल्स में गया, तो बेसिकली ये हो गया 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। वही बात हो गई, n1 को n मान लिया, n2 को m मान लिया। ठीक है, तो हम इसको रफ करके अब 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, जो कि आपको आ सकते हैं ना। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको। क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रिलीज्ड फोटोन। ठीक है, रिलीज्ड फोटोन। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो, कुछ भारी तो नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, n मतलब जिससे गया, m मतलब जिसमें गया, ध्यान रखना इसको। उल्टा बोल दिया क्या मैंने, n मतलब जिससे गया, m मतलब जिसमें गया ना। सेकंड से फर्स्ट में कैसे जा सकता है, जा सकता है। जो भी है, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने शायद अब जो भी है देख लो यहाँ पे। ठीक है, देखो तो 1/λ इक्वल टू R Z स्क्वायर। अच्छा, ये बात हो रही थी हाइड्रोजन एटम की, सॉरी बोलना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में गया तो 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो Z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो R इंटू 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ पे 1/λ, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3R, है ना, सॉरी 4/3 इंटू 1/R, उल्टा कर दिया ना हमने, तो 1/λ हो गया लैम्डा, R हो गया 1/R, 3/4 हो गया 4/3। अच्छा, 1/R की वैल्यू कितनी हमने मानी, 911 एंगस्ट्रॉम, है ना, तो 911 का अप्रॉक्सीमेशन करके हम मान लेते हैं 912, तो ये 3 से कट जाएगा, 304, 4 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आ गया 1216 एंगस्ट्रॉम। बाकी आप एक पॉइंट पीछे लोगे तो 121.6 नैनोमीटर भी आप इसको लिख सकते हो। बाकी बोर्ड्स में कैसा किया है, उसने R की वैल्यू इसमें डाल दी है, R की वैल्यू डाल के सॉल्व कर दिया, और क्या है ना। फिलहाल आपको ऐसे नहीं करना है, आप बोर्ड्स में अगर ऐसे भी करते हो 1/R की वैल्यू रख के, गलत नहीं माना जाएगा, सही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, हाइड्रोजन एटम के लिए ही हम लोग मोस्टली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही करो। मान लो कि बार 3rd से 5th में गया। ठीक है, कैलकुलेट करो, तो 1/λ इज इक्वल्स टू R Z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, तो R ये हो गया 1/9 माइनस 1/25 और ये 1/λ, तो 1/λ इज इक्वल्स टू R, 25 में से 9 गया तो 16/25 इंटू 9, उल्टा कर दो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25 इंटू 9/16 इंटू R। ठीक है,
तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 225/16 और 1/r की वैल्यू हो गई 911। ठीक है, 911 पे अगेन आप अप्रॉक्सीमेशन मार दो 912 का, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तिया अगेन 4 दूनी 8, ठीक है, 4 अठे 32, ठीक है, अगेन 457 जा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा एंगस्ट्रॉन्ग में, 1 पॉइंट पीछे ले लेना तो आ जाएगा नैनोमीटर में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो भाई ये तो बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं। कभी 5th से 3rd में हो रहा है, कभी 3rd से 4th में हो रहा है, कभी 4th से 3rd में हो रहा है, कभी 2 से 1 में हो रहा है, कभी 3 से 1 में हो रहा है ना, कभी 7 से 6 में हो रहा है, कभी 9 से 8 में आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को बांटा गया स्पेक्ट्रल सीरीज में, इन्हीं सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को बांटा गया स्पेक्ट्रल सीरीज में। और वो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, याद आया? पढ़े हो 11वीं पढ़े हो या फिर पहले भी ये चैप्टर पढ़े हो तो याद आ गया होगा। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हम्फनेरी सीरीज और एक और था पी फंड सीरीज। ठीक है, अच्छा तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है n = 1, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है n = 2, यहाँ पे हमारे पास है n = 3 और यहाँ पे पास है हमारे पास n = 4। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पे n = 5, फिर n = 6, n = 7, n = 8, n = 9। ठीक है, लाइन जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वैसे पतली होती चली जाती है। ये मत समझना कि मैंने पतला कर दिया ऊपर ले जाते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली सीरीज बनाई उन्होंने 1 पे आने वाली, मतलब कहीं से भी आए, बट अगर 1 पे आ रही है, ठीक है, कहीं से भी आए, 2 से 1 पे आए, 3 से 1 पे आए, कहीं से भी आए, या यहाँ पे इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी से 1 पे आए, ठीक है, कहीं से भी आए, लेकिन अगर 1 पे आए तो उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, ओके। अब कहीं से भी आए लेकिन अगर 2 पे आए, 3 से 2 पे आए, 4 से 2 पे आए, 5 से 2 पे आए, या इन्फिनिटी से 2 पे आए, ठीक है, लेकिन 2 पर आए तो उसे हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। क्या बोलेंगे? बाल्मर सीरीज। सारी विजिबल लाइट्स कहाँ आती हैं? बाल्मर सीरीज में आती हैं। ठीक है, अब अगर कहीं से भी आए लेकिन 3rd पे आए, ठीक है, 4th से 3rd पे आए, 5th से 3rd पे आए, 6th से 3rd पे आए, या इनफाइनाइट से 3rd पे आए, तो इसे हम बोलेंगे पास्चन सीरीज। कौन सी सीरीज बोलेंगे? पास्चन सीरीज बोलेंगे। यहाँ पे लो इंफ्रारेड रीजन वाली लाइट्स आती हैं। ठीक है, अब मान लो 4th पे आ रहा है, ठीक है, 5th से आ रहा है, 6th से आ रहा है, 7th से आ रहा है, या इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पी फंड सीरीज, नहीं ब्रैकेट सीरीज। पहले ब्रैकेट फिर पी फंड। खैर आपको इंपॉर्टेंट पास्चन तक ही है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब मान लो 5th पे आ रहा है, 6th से, 7th से, 8th से, 9th से, या इनफाइनाइट से आ रहा है, बट 5th पे ही आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फंड सीरीज। ठीक है, फंड सीरीज। नेक्स्ट मान लो अगर 6th पे आ रहा है, 7th से, 8th से, 9th से, या इनफाइनाइट से, तो इसको हम बोलेंगे हम्फनेरी सीरीज। ठीक है, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे आपके से क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं? सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, या आपसे क्वेश्चन में पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो क्या समझोगे इसका मतलब? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो वेवलेंथ यहाँ पे किसका ज्यादा दिख रहा है? आपको देखने से लगेगा कि भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ इनफाइनाइट वाले का है ना। हमने अभी कैलकुलेशन किया था n = 2 से n = 1 का, तो उसका वेवलेंथ आया था 1216 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और जब आप कैलकुलेशन करोगे इनफाइनाइट से 1 का, जरा कर लो, तो 1/λ बराबर r/z²। 1 से इनफाइनाइट है मतलब 1 - 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। तो लैम्डा बराबर आ गया 1 अपॉन r/z²। z तो 1 है तो ये भी खत्म हो गया, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 1/r, और 1/r कितना होता है? 911 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए। तो ध्यान रखना, कभी भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछे तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन के लिए ही कैलकुलेट करना मेरे दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, और कभी वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए कैलकुलेट करना। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब इनफाइनाइट से। तो ध्यान रखना, जो वेव जितने दूर से आ रही है उसका वेवलेंथ उतना ही कम होता है। ठीक है, चलो और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बाल्मर सीरीज कौन से, विजिबल रीजन में कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज आती है? तो बाल्मर सीरीज आती है विजिबल रीजन में। ठीक है, बाकी पास्चन आती है लो इंफ्रारेड रीजन में, और बाकी सारी शॉर्ट इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, और लाइमन सीरीज कहाँ आती है? यूवी सीरीज, अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, तो लाइमन सीरीज आ गया यूवी रीजन में।
तो याद रखना अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में, बाकी पास्चन, ब्रैकेट, फंड ये सब किस में आते हैं, इंफ्रारेड सीरीज में, शॉर्ट इंफ्रारेड, लॉन्ग इंफ्रारेड वो आगे पार्ट से, लेकिन इंफ्रारेड में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, ये हो गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे पूछ सकता है, वो आपसे पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज, नहीं ब्रैकेट तो नहीं पूछेगा, फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन मतलब इनफाइनाइट से जो आता है। ठीक है, पता है मैं हमेशा ये भूल जाता था, अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो ये चीज मैं हमेशा भूल जाता था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर ये चीज नहीं याद की थी। तो मैं क्या करता था, दोनों वैल्यू निकालता था, इनफाइनाइट से भी लाकर वेवलेंथ निकालता था और 2 से 1 या फिर जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल है वहां से भी निकालता था। फिर मैं देखता था कि कम से कम कहाँ आ रहा है, जहां पे कम से कम आ रहा है वही मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो खटाखट से हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लें। चलो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी बोर्ड्स में आप देखोगे ना तो उन्होंने नैनोमीटर में कर रखा है, तो देखो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एक पॉइंट के पीछे एक नंबर के पीछे पॉइंट लगा देना, 91.1 कर दो, 121.6 कर दो, नैनोमीटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा तो बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आता है, इसका प्रूफ दो हमें। चलो ठीक है, प्रूफ देते हैं। 2 पे गिरना चाहिए ना, तो हम 4 से 2 पे गिरा देते हैं। तो 4 से 2 पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो तुम इसके लिए वेवलेंथ निकालो। तो 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आर, जेड स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब जिसमें गया जिससे गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझे तो तुम देखना पॉजिटिव वैल्यू कैसे आ रही है। अगर यहाँ पे तुम 4 रख दोगे तो ये 1/16 हो जाएगा, तो 1/16 छोटा है 1/4 से, तो वो माइनस करके नेगेटिव आ रहा है, तो वो गलत हो गया, तो उल्टा रखना। ठीक है, बाकी नेगेटिव में आ गया तो बाद में उसको शॉर्ट कर देना, ऐसे बोल के वेवलेंथ करने पर भी नेगेटिव। तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर, ये हो गया 1/4 माइनस 1/16, तो 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू आ गया आर इंटू 16 माइनस 4 12, 16 4 जा 64। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू आ गया 64/12 और 1 बाय आर। ठीक है, तो 64/12 4 से काट दो तो 4 16 जा 4 3 जा 1 बाय आर मतलब 912, तो 3 से काट दो 304, 304 को जरा 16 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 304 इंटू 16, 16 6 चौका 24, 6 0 जा 0, 6 त्रिका 18, 1 चौके 4 0 3 4 ठीक है, 2 4 6 8 4, तो 486 4 एंगस्ट्रॉन्ग, एक नंबर पीछे पॉइंट लगा दो तो 486.4 नैनोमीटर। और विबग्योर में अगर तुम जाओगे तो उनकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 400 नैनोमीटर होती है वॉयलेट की, और रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। तो 4 से 700 के बीच में कौन आता है, विजिबल रीजन, 486 विजिबल रीजन आ गया है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। नैनोमीटर में मतलब एंगस्ट्रॉम में निकालो, फिर नैनोमीटर में डाल दो, या 91.2 डालो, 91.1 डालो, डायरेक्ट आंसर आएगा नैनोमीटर में। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे क्वेश्चंस बन सकते हो क्वेश्चंस मैं आपको एक बार करा देता हूँ। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है। और एक चीज होती है कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, मतलब अगर मैं 2 शेल्स की बात करूं, ठीक है, मान लो मैं 2 शेल्स की बात कर रहा हूं, जैसे एक है आपका 3rd और एक है 5th से 3rd पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि 4th से 3rd पे आ जाओ, एक तो ये पॉसिबिलिटी है 5th से डायरेक्ट 3rd पे आ जाओ, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 5th से 4th पे आओ फिर 3rd पे आओ। तो इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए आईएमपी नहीं है, बट सीईटी वगैरह में बाई चांस आ सकता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लिख लो, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है n2 - n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 - n1 + 1 और अपॉन में 2। जैसे मैं बात कर रहा था 5th से 3rd पे आने की, तो मैंने इसके 3 रास्ते बताए शायद। एक क्या, 4th से 3rd पे आ जाओ, दूसरा 5th से 3rd पे आ जाओ, तीसरा 5th से 4th से 3rd पे आओ। तो टोटल यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो गई, 4 से 3 1, 5 से 3 2, 5 से 4 3, और ये 4 से 3 अगेन कॉमन हो गया, तो 3 आना चाहिए आंसर। अब डाल के देखो कहाँ से कहाँ गए हो, 5 से 3 गए हो, मतलब n2 की वैल्यू 5 और n1 की वैल्यू 3। जहाँ पे गए हो वो n2, जिससे गए हो वो n1। तो 5 - 3 + 1 और अपॉन में 2। 5 - 3 2 आएगा, तो ये 2 से ये 2 खत्म, 5 - 3 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही और कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले ले, 4 से 3 पे जा रहे हैं, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है जो 4 से 3 में होगी। सॉल्व करके देखो, 4 - 3 + 1 अपॉन में 2, तो 4 - 3 1 हुआ, 4 - 3 1 + 1 2 हुआ, तो 2 से ये 2 खत्म, ये इससे खत्म, सब कुछ मिला जुला के आंसर 1 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा। मान लो 6 से 2 पे जा रहे हो, अब इसके लिए तो कैलकुलेट करते जमाना हो जाएगा,
इसके लिए फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 6 से 2, 5 से 2, 6 से 3, 6 से 4, ऐसा मतलब बहुत सारे केसेस पॉसिबल है। तो फॉर्मूला यूज करो, n2 - n1 मतलब 6 - 2, n2 - n1 + 1 और अपॉन में 2, 6 - 2 मतलब 4, 6 - 2 4 + 1 5 अपॉन में 2, तो 2 2 2 5 10 हो गया 10 पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, तो ये तो खैर फालतू सी चीज़ थी जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम आ सकती है, में भी ज़रूरी नहीं है आ जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा IMP हैं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चंस कर ले गए तो फिर हो जाएगा काम आपका। जैसे पहला क्वेश्चन का मैं बोलता हूँ, कैलकुलेट द रेंज ऑफ पास्चन सीरीज, कैलकुलेट द रेंज ऑफ पास्चन सीरीज। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैं कहीं ना लिखूं अगर तो आप लोग खुद से बोल लेना। चलो ये पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। रेंज ऑफ पास्चन सीरीज का मतलब क्या है कि पास्चन सीरीज में कहां से कहां तक वेवलेंथ जाती है ना। चलो, तो हम ये तो जानते हैं कि जब 3 पर गिरता है तो उसको पास्चन सीरीज बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल है, 4 से 3 वाला, और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल है, इन्फिनिटी से 3 वाला। तो ये होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इन्हीं के बीच में सारी वेवलेंथ होगी। तो कभी भी अगर आपको रेंज निकालने बोले तो आप शॉर्टेस्ट निकाल लेना, लॉन्गेस्ट निकाल देना, वही हो गई उसकी रेंज। ठीक है, निकाल लो। तो 1/λ बराबर r, z मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ इक्वल टू r, कैलकुलेट कर लो 1/9 माइनस 1/16, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/r और ये आ जाएगा 7/144। सॉरी उल्टा हो गया ना, 16 माइनस 9 7, 7/144, तो उल्टा किया तो 144/7 है ना। 1/r की वैल्यू हो गई 911 इंटू 144 और बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, तो 1 3 0। ठीक है, 130 इंटू 144। अब मान लो नैनोमीटर में तुम्हें निकालना है तो यहाँ से एक 0 हटा दो, सिंपल नैनोमीटर में आ जाएगा। अब तो 13 इंटू 144 कितना हो जाएगा, जितना भी होगा उतना नैनोमीटर से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी से 3। तो 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो r इंटू 1/9 1/λ, तो लैम्डा बराबर आ गया 9/r। 9/r मतलब 9 इंटू 1/r, 1/r की वैल्यू 911 या फिर 91.1 नैनोमीटर। तो 91 9 से कितना होता है, 891। गलत गलत गलत, 91 9 से कितना होता है यार, ओ कितना होता है यार बताओ ना, कैलकुलेट कर लो। 819 होता है। अब अरे सही था, तो 819.9 नैनोमीटर। ठीक है, तो 819.9 नैनोमीटर से लेके ये कुछ हजारों के 1300 के बीच में आएगा, वहां तक क्या होता है, पास्चन सीरीज का रेंज होता है। ऐसे ही रेंज ऑफ ब्रैकेट सीरीज, सॉरी रेंज ऑफ बाल्मर सीरीज, रेंज ऑफ लाइमन सीरीज निकाल लोगे आराम से, है ना। तो ये हो गया रेंज निकालने का तरीका। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है इसमें वो ये बन सकता है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ किसी का भी। ठीक है, मान लो आपसे पूछ ले कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। तो बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन होता कहां तक है, n इक्वल टू 2 तक, कहीं से भी हो सकता है। कहां तक होता है, n इक्वल टू 2 तक। तो इन्फिनिटी से 2 वाला शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा। तो 1/λ बराबर r, z मतलब 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर अगेन इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, तो r इंटू 1/4 आ गया ये। तो लैम्डा बराबर आ गया 1/r इंटू 4, 1/r होता है 911 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3644 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, पॉइंट लगा दो तो 1 नैनोमीटर, ये आ गया इसका शॉर्टेस्ट, बाल्मर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, है ना। और अगर आप ध्यान में रखो कि भाई कौन इंफ्रारेड में है कौन अल्ट्रावायलेट में, तो आपको एक फायदा मिल रहा है। देखो कि आप सोच पा रहे हो, हाँ 364 मतलब 400 से 700 होता है, तो आसपास ही है, मतलब सही है ना। लेकिन इसका आंसर कहीं 200 आ रहा होता तो आप समझ जाते कि यार 200 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये विजिबल रीजन में आता है ना। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, जो सबसे पॉपुलर है, ठीक है, जो बनता ही बनता है, वो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही है, टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, पहले तुम कैलकुलेट करो फिर मैं बताता हूं।
हो गया। देखो सबसे पहले पास्चन सीरीज की बात करें तो पास्चन सीरीज में तुम्हें पता है कहीं से भी आए बट आएगा 3 पे ही। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इन्फिनिटी से 3। फिर तुम्हें बाल्मर सीरीज का पता है कहीं से भी आए बट आएगा 2 पे ही। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब 3 से 2, सबसे छोटा ट्रांजिशन 3 से 2 वाला। ठीक है, तो ये तो इन्हीं दोनों का तुम्हें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो 1/λ ऑफ p इक्वल टू r, z क्या 1, हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 हो गया। तो 1/λ ऑफ p इक्वल टू r/9। तो लैम्डा p हो जाएगा 9 × 911, पॉइंट लगा दो तो ये आ गया 819 नैनोमीटर। ठीक है, चलो अच्छा ऐसा ना करके आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ दो क्वेश्चन को, r/9 लिखा है ना। चलो इक्वेशन 1, 3 से 2 तो 1/λ बराबर r z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ बराबर r 1/4 माइनस 1/9। तो 1/λ बराबर r 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 और अपॉन में आ जाएगा 36। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये लैम्डा किसका, बाल्मर का। डिवाइड कर दो अब दोनों को, डिवाइड करोगे तो 1/λ ऑफ p, अच्छा पहले सीधा कर दो चाहिए तो सीधा करो तो लैम्डा ऑफ p आ जाएगा 9/r। इसको सीधा करो तो लैम्डा ऑफ b आ जाएगा 36/5r। ठीक है, अब डिवाइड कर दो तो दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये आएगा लैम्डा ऑफ p, पास्चन से बाल्मर करना है तो लैम्डा ऑफ p अपॉन लैम्डा ऑफ b। p का क्या है 9/r, ठीक है, और b का क्या है 36/5r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/r इंटू 5r/36। तो r से r कैंसिल, 9 4 जा 36 तो 5/4। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया 5/4 का। ऐसे ही करना, सिंपल होता है। तो ये क्वेश्चन शायद बोर्ड एग्जाम में आया था और बाकी एक बार ये क्वेश्चन JEE एडवांस में भी आया था, एक बार क्या 2021 में ही आया था, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी भारी है क्या इसमें ना। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन हमने सारी चीज़ें कवर कर दी, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से लेके बोहर एटॉमिक मॉडल से लेके एटॉमिक स्पेक्ट्रा तक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझी होंगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।